हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है फैक्ट्रीज़ एक्ट। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी थी। अब हम लोग थोड़ा सा फैक्ट्रीज़ एक्ट को डिटेल्स में देखेंगे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मैं ये वीडियो आपको पार्ट में भी दे दूँगी और एक साथ इकट्ठा करके भी दे दूँगी। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं फैक्ट्रीज़ एक्ट आया था 1948 में, यानी कि ये ठीक हमारा जब देश आज़ाद हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर ये एक्ट आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, इतनी जल्दी इस एक्ट को क्यों लाया गया। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जब हमारे देश में अंग्रेज़ थे तो उन्होंने हमारे मज़दूरों के साथ, हमारे किसानों के साथ, पूरे इंडियंस के साथ कितना गलत बिहेव किया था। ठीक है, हर लोगों को उन्होंने बहुत ज़्यादा ही तड़पाया था, परेशान किया था। तो वहाँ पर मज़दूरों की हालत को देखते हुए आज़ादी के ठीक 1 साल के अंदर में फैक्ट्रीज़ एक्ट आया, जहाँ पर मेन फोकस दिया गया लेबर्स को। इसीलिए इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ पे फोकस किया गया। तो दोस्तों, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो ये होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। ये कवर्ड है सेक्शन 2 सबसेक्शन M ऑफ द एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। एनी प्रीमाइसेस वेयर इन 10 और मोर पर्सन विथ एड ऑफ पावर, कोई भी प्रीमाइसेस जहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा पर्सन काम करते हैं विथ हेल्प ऑफ पावर, जहाँ पर पावर इलेक्ट्रिसिटी है। एनी प्रीमाइसेस वेयर इन 20 और मोर वर्कर विदाउट एड ऑफ पावर, और ऐसा प्रीमाइसेस जहाँ पर 20 या उससे ज़्यादा वर्कर है, भले एड ऑफ पावर यानी कि पावर से काम हो, इलेक्ट्रिसिटी से काम हो या ना हो, ऐसे जगह को हम लोग फैक्ट्री मानते हैं। वर्किंग ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ, पिछले 12 महीने में अगर एक दिन भी 10 या 20 वर्कर, जैसा यहाँ पे मेंशन है वैसा अगर काम हुआ हो और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब कि चीज़ों को बनाना, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या कवर्ड है मैं अभी आपको डिटेल्स में बताऊंगी। तो ऐसा अगर काम चल रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा हो, पिछले 12 महीने में एक दिन भी अगर 10 से ज़्यादा पर्सन या 20 से ज़्यादा पर्सन विथ एड ऑफ पावर या विदाउट एड ऑफ पावर काम किए हों, तो इसे कहते हैं हम फैक्ट्रीज़ एक्ट में वो एप्लीकेबल होगा। उस फैक्ट्री को फैक्ट्रीज़ एक्ट का रूल मानना पड़ेगा। फ्रेंड्स, फैक्ट्रीज़ एक्ट जो है वो टोटल 120 सेक्शंस में कवर्ड है और 11 चैप्टर्स हैं इसके। ओके, मैं आपको वो सारे बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगी। मेन पर्पस क्या है फैक्ट्रीज़ एक्ट आने का, तो जैसा मैंने आपको बताया कि लेबर लोगों के हेल्थ को देखते हुए, लेबर लोगों के ऊपर इतने अत्याचार हुए तो उन लोगों को बचाने के लिए तो यहाँ पर हेल्थ, वेलफेयर एंड सेफ्टी प्रोविज़न्स को मेन दिमाग में रखा गया है। ओके, तो इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे, हेल्थ, वेलफेयर एंड सेफ्टी प्रोविज़न को। दोस्तों, आपको मेरे पास नोट्स भी मिल जाएंगे, जितने भी एक्ट मैं वीडियो बना रही हूँ उन सब के क्लासरूम नोट्स या फिर लास्ट मिनट नोट्स PDF में, हर चीज़ में आपको अवेलेबल होंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर अपनी मेल ID कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं नॉट अ फैक्ट्री, इसमें से क्या फैक्ट्री के अंदर कवर्ड नहीं है। तो माइन का काम, यानी कि जो जैसे कोयला को निकालना माइन का काम है, तो ये कवर्ड नहीं है। मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म्ड फोर्स, जो आर्मी फोर्स होती है उनका मोबाइल यूनिट का मतलब होता है जो घूमते रहते हैं आर्मी फोर्स एक जगह से दूसरी जगह, तो वो इसके अंदर कवर्ड नहीं है क्योंकि उनका अपना ही एक्ट होता है। रेलवे रनिंग शेड जो होता है वो, होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस, ये सब इसके अंदर कवर्ड नहीं है, ये फैक्ट्रीज़ में नहीं आते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वर्किंग आवर्स, जो कि सेक्शन 51 से सेक्शन 60 या फिर और भी बहुत सारे सेक्शन के अंदर में कवर्ड है। मेन 51 से 60 में कवर्ड है। सबसे फर्स्ट है एडल्ट। एडल्ट क्या होता है, तो एडल्ट जिसने 18 ईयर्स कंप्लीट किया हो। एडोलसेंट कौन होता है, जिसने 15 कंप्लीट किया हो लेकिन 18 नहीं कंप्लीट किया है, मतलब 15 से लेकर 18 तक हो गया अडोलसेंट और 18 से ज़्यादा हो गया एडल्ट। चाइल्ड कौन होता है, नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 15, जिसने अभी तक 15 एज कंप्लीट नहीं किया है, मतलब 14 ईयर्स तक ही है, वो चाइल्ड हुआ। और यंग कौन हुआ, तो चाइल्ड प्लस अडोलसेंट इन दोनों को मिलाकर यंग पर्सन बनता है। एक्ट में बहुत जगह पे यंग पर्सन का नाम आएगा, तो इसका मतलब होता है वो पर्सन जो अभी तक 18 साल का नहीं हुआ है। ओके, उसे हम यंग कहेंगे।
फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम में इन चारों में से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ये हर बार है, मैंने हर पेपर चेक किया है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। इस एक्ट में यंग चिल्ड्रन यानी कि जो नॉन अडल्ट हैं उनके एम्प्लॉयमेंट पे बहुत सारे रोक और पाबंदी लगी हुई है। नेक्स्ट है नॉन अडल्ट वर्कर्स टू कैरी ऑन टोकन्स। जो नॉन अडल्ट यानी कि यंग पर्सन्स हैं उन्हें अगर काम करना है, बहुत ही मजबूरी है, सपोज़ उनके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, उनके घर की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें काम करना ही पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसे रोका नहीं जा सकता तो उन्हें एक टोकन लेना पड़ेगा। किससे? सर्टिफाइंग सर्जन से टोकन लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का, कि हाँ वो फिट हैं उस काम को करने के लिए। चिल्ड्रेन ओनली 4.5 आवर्स, नो नाइट शिफ्ट। चिल्ड्रेन अगर काम भी करें तो वो सिर्फ 4.5 घंटा एक दिन में काम कर सकते हैं और वो नाइट शिफ्ट में काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ दिन में काम करेंगे लेकिन सिर्फ 4.5 घंटा। अकॉर्डिंग टू लॉ यही लीगल है। हालांकि देखा जाता है हमारे देश में बहुत सारे बच्चे इससे भी ज़्यादा काम करते हैं, बहुत जगह हमें देखने को मिलता है। वीकली आवर्स नॉट मोर देन 48। वीकली आवर्स कितने होंगे? मतलब एक हफ्ता में लेबर काम कर सकता है मैक्सिमम 48 आवर्स, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू लॉ। डेली आवर्स, डेली नॉट मोर देन 9 आवर्स। एक दिन में वर्कर 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, ये जितने लाइन मैंने लिखे हैं ना, इन सब से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए इन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिवाइज़ करना। आप मेरे से नोट्स ले लेना और रिवाइज़ अच्छे तरीके से करना। इंटरवल, जो बीच में ब्रेक होता है काम करते करते, तो कोई भी काम, सपोज़ अगर 8 घंटे का काम या 9 घंटे का काम है एक दिन का, तो लगातार काम नहीं कर सकता, उसे 5 घंटे के अंदर में हाफ आवर का रेस्ट लेना ही पड़ेगा। जो एम्प्लॉयर है उसे लेबर को आधे घंटे का रेस्ट देना ही पड़ेगा, लगातार 9 घंटे काम नहीं करा सकता, और वो रेस्ट का टाइम 5 घंटे के अंदर ही देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 6 घंटे काम करा लिए उसके बाद आप आधे घंटे का रेस्ट दे रहे हो, ऐसा नहीं। 5 घंटे लगातार काम नहीं कर सकता, उसके अंदर ही आपको रेस्ट देना पड़ेगा हाफ आवर का। फिर है स्प्रीड ओवर नॉट मोर देन 10.5 आवर। अगर कोई वर्कर जो है वो अगर ओवर टाइम कर रहा है, ज़्यादा काम फैला हुआ है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो भी वो एक दिन में 10.5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। फिर है ओवरलैपिंग शिफ्ट्स प्रोहिबिटेड। ओवरलैपिंग शिफ्ट क्या होता है? तो सपोज़ कोई वर्कर है जो कि दिन में काम किया और उसी फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट भी चलता है, तो दिन के बाद वो उसी दिन के नाइट से काम नहीं कर सकता, एटलीस्ट उसे एक दिन का रेस्ट चाहिए एंड वो नेक्स्ट डे के रात से काम को ज्वाइन करेगा अगर उसका शिफ्ट चेंज होता है तो। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि आज ही एक वर्कर दिन में काम किया फिर हम उसे कहेंगे आप आज से आपका शिफ्ट चेंज हो रहा है तो आप आज रात से ही काम करो, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, वो नेक्स्ट डे के रात से काम करेगा, तो वैसा ही है ओवरलैपिंग शिफ्ट प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, डबल रेट। अगर कोई पर्सन ओवर टाइम करता है तो उसे जो वेज मिलेगा वो उसका पर डे का जो वेज है ना उसका डबल रेट से मिलेगा। फिर नेक्स्ट है विमेन। विमेन जो है वो काम कर सकती है सिर्फ सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। हाँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करे तो वो 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम कर सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। लेकिन इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा और ऐसे लॉ के हिसाब से अलाउड है सुबह 6 से लेकर शाम के 7 बजे तक। और अगर फीमेल चाइल्ड की हम लोग बात करें तो फीमेल चाइल्ड सुबह 8 से लेकर शाम को 7 बजे तक के अंदर ही काम कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है सर्टिफाइंग सर्जन। सर्टिफाइंग सर्जन सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देता है यंग पर्सन्स को, जो कि वैलिड रहता है 12 मंथ्स तक। ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिखाकर ही यंग पर्सन काम कर सकते हैं। इसमें मेंशन रहता है कि हाँ वो पर्सन उस काम के लिए फिट है या नहीं है। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो कि कवर्ड है सेक्शन 69 में, नॉन अडल्ट नीड इट। जो नॉन अडल्ट होते हैं यानी कि यंग पर्सन, उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। और इसका जो फ़ी है, जो सर्टिफाइंग सर्जन है वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देगा, तो इसका फ़ी कांट बी रिकवर्ड फ्रॉम चाइल्ड और यंग। जो चाइल्ड और यंग पर्सन है उनसे इस सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का फ़ीस नहीं लिया जा सकता। मतलब इसका फ़ीस कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय पे नहीं करेगा।
ओके, एडल्ट में भी पे करे, लेकिन चाइल्ड और यंग पर्सन पे नहीं करेंगे इसका फीस। सर्टिफाइंग सर्जन और सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने ये यहाँ पर मेंशन किया है, आप देख लेना। नेक्स्ट है हैज़र्ड्स प्रोसेस। हैज़र्ड्स प्रोसेस क्या होता है? तो ऐसा काम जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो, जिसे हम इस एक्ट के फर्स्ट स्केड्यूल में देखते हैं। हैज़र्ड्स प्रोसेस में स्पेशल केयर रखना पड़ता है। क्या हो गया? जैसे कि एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड काम, या फिर बहुत ही ज़्यादा हेवी लोड उठाने का काम। ओके, तो ये सब कवर्ड है हैज़र्ड्स प्रोसेस के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कि कवर्ड है 2 सबसेक्शन के ऑफ द एक्ट। मैन्युफैक्चर प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है, इससे क्वेश्चन आता है। ओके, मैन्युफैक्चर प्रोसेस में मेकिंग, किसी चीज़ को बनाना, अल्टर करना यानी कि चेंज करना, किसी चीज़ को रिपेयर करना, ऑर्नामेंटिंग ज्वेलरी रिलेटेड काम, फिनिशिंग, पैकिंग करना, ऑयलिंग करना, वॉशिंग करना, क्लीनिंग करना, ब्रेकिंग अप, उस किसी चीज़ को तोड़ना, डिमोलिशिंग करना, उसको पूरी तरीके से तोड़ देना। एनी आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल को इतना सब कुछ करना क्यों? टू यूज़, उसे यूज़ करने के लिए, या फिर सेल, बेचने के लिए, या तो डिलीवर करने के लिए, या डिस्पोजल, पूरा ख़त्म कर देने के लिए। किसी भी चीज़ के लिए अगर ये सब काम हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर में कवर्ड होता है। ओके, क्वेश्चन कैसे बन सकता है? जैसे बोला जाएगा कि डिमोलिशिंग करना, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कवर्ड है कि नहीं है? तो बताना पड़ेगा कि हाँ, डिमोलिशिंग करना मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना, पूरी तरीके से डिस्पोज कर देना, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कवर्ड है। नेक्स्ट है ऑयल पंपिंग, वाटर, सीवेज का काम। ऑयल पंपिंग का मतलब क्या होता है? तो जैसे कुएं से ऑयल निकालने का काम, या फिर ऑयल का पंप को, जैसे हम लोग ONGC में जो काम होता है ऑयल पंपिंग। फिर है वाटर रिलेटेड काम, सीवेज, नहर बनाना, ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कवर्ड है। फिर जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग पावर, पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना या उसको ट्रांसमिट करना, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कवर्ड है। फिर है कंपोजिंग फॉर प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और अदर सिमिलर प्रोसेस, और बुक बाइंडिंग, जो बुक बाइंडिंग का काम होता है उसको कंपोज करना, लिथोग्राफ करना, प्रिंट करना, ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कवर्ड है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको इसलिए बता रहा है कि इससे रिलेटेड जो फैक्ट्रीज होंगी वो इसके अंदर कवर्ड होंगी। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग का काम, रिकंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, रीफिटिंग, फिनिशिंग और ब्रेकिंग अप शिप और वेसल्स। शिप और वेसल भी यहाँ तक कि फैक्ट्रीज़ में कवर्ड होंगी, अगर हम उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, रीफिट कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं, ब्रेकिंग अप, कुछ भी तोड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो फैक्ट्रीज एक्ट में कवर्ड होगी, अगर जो एप्लीकेबिलिटी है यानी कि वो 10% एंड 20% वाला उसमें एप्लीकेबिलिटी है तो। नेक्स्ट है स्टोरिंग अप आर्टिकल, कोल्ड स्टोरेज। यहाँ तक कि कोल्ड स्टोरेज में सामान रखना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कवर्ड है, वो भी, उसके ऊपर भी फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो लागू होगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोल्ड स्टोरेज, वो किसी के दिमाग में नहीं आता अचानक से कि फैक्ट्रीज एक्ट में कोल्ड स्टोरेज आएगा कि नहीं, तो हाँ, कोल्ड स्टोरेज भी आएगा। नेक्स्ट अब है वर्कर। वर्कर क्या होता है? तो 2 सबसेक्शन I में कवर्ड है एक्ट में। एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री, कोई भी पर्सन जो कि फैक्ट्री में एम्प्लॉयड है, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हो, डायरेक्टली और बाय एजेंट, या तो डायरेक्टली वो आया हो या फिर किसी एजेंट के थ्रू आया हो, फॉर रिम्यूनरेशन और नॉट, या तो उसे सैलरी मिलती हो या नहीं मिलती हो, वो वर्कर है, उसके अंदर कवर्ड होगा। क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई पर्सन, उसे रेम्यूनरेशन नहीं मिलता तो क्या वो वर्कर हुआ या नहीं हुआ? तो हाँ, वो वर्कर के अंदर कवर्ड है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ओके, नेक्स्ट है ऑक्यूपायर, 2 सबसेक्शन N। ओके, ऑक्यूपायर क्या होता है? तो ओनर और कंट्रोलर ऑफ द फैक्ट्री, किसी भी फैक्ट्री का ओनर, कंट्रोलर, वो होता है ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर का बहुत सारा काम होता है एक फैक्ट्री में, जैसे कि किसी फर्म में पार्टनर ऑक्यूपायर हुआ क्योंकि वो कंट्रोल करता है, या फिर किसी कंपनी में डायरेक्टर ऑक्यूपायर होता है क्योंकि वो कंपनी को कंट्रोल करता है। किसी फैक्ट्री जो कि CG और SG यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई फैक्ट्री है तो उसका ऑक्यूपायर कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं अपने सारे जो नोट्स है उसमें CG और SG लिखती हूँ, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है ऑक्यूपायर्स ड्यूटी। ऑक्यूपायर का ड्यूटी क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज एक्ट में ड्यूटी जो है वो हेल्थ, वेलफेयर और सेफ्टी रिलेटेड होता है। ओके, ऑक्यूपायर की ड्यूटी क्या होती है? हेल्थ, वेलफेयर और सेफ्टी, इसे मेंटेन करना।
नेक्स्ट है इंस्पेक्टर, जो कि कवर्ड है सेक्शन 8 में। इंस्पेक्टर कौन होता है? तो ये अपॉइंट किया जाता है बाय एसजी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, जिसका नोटिफिकेशन दिया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में। ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? तो ऑफिशियल गैजेट होता है लीगल न्यूज़ जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आती है। गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी लीगल न्यूज़ का नोटिफिकेशन आता है उसे हम ऑफिशियल गैजेट कहते हैं। तो उसमें नोटिफिकेशन देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को कि उसने अपॉइंट किया है इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर का पावर थ्रू आउट स्टेट रहता है, पूरे स्टेट में रहता है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो अपने स्टेट का इंस्पेक्टर होता है, उसका पावर पूरे स्टेट में रहता है। इंस्पेक्टर या फिर चीफ इंस्पेक्टर होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर पब्लिक सर्वेंट होते हैं कि नहीं। तो इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है? एक पब्लिक सर्वेंट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का फैक्ट्रीज एक्ट का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। पार्ट 2, पार्ट 3 और भी आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि अब हम उसमें प्रोविजंस देखेंगे, पेनल्टी सेक्शन देखेंगे, बहुत सारे। तो आप जुड़े रहिए क्लासेस से, जिससे जो भी वीडियोज़ आए वो आप तक पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू।